नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास। महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसका हम संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं और जो प्राचीन भारत के मुख्य टॉपिक हैं आपके सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और समाज, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और उत्तरवर्ती राजवंश, इन सभी टॉपिक्स को आज हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया और यह किस नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है वो जॉन मार्शल ने दिया था। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान में मांट गोमरी जिले में स्थित है और यह रावी की नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह कहाँ स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित था और एक बंदरगाह नगर था। लोथल जो गुजरात में स्थित था, सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। तो राखीगढ़ी को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी माना जाता है। यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है और सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा स्थल है भारत में। ध्यान रखिएगा, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो सुनियोजित नगर योजना के द्वारा ये नगर बसाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकासी प्रणाली अत्यंत विकसित थी। अगला प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन बृहद स्नानागार था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूं, जौ, कपास और चावल जैसी फसलें करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता में व्यापार कैसे किया जाता था। तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वे मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोगों की कला और शिल्प का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा से मिली लाल बलुआ पत्थर की धड़। वे मोहरों और मनके बनाने में भी कुशल थे। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो वे मातृ देवी और पशुपति महादेव की पूजा करते थे। इसके अलावा वे वृक्ष और पशु पूजा भी करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे संभावित कारण क्या माना जाता है। तो पतन के कई कारण माने जाते हैं, लेकिन सबसे संभावित कारण जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या नदियों के मार्ग में परिवर्तन को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में एक मुख्य अंतर क्या है। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु के लोग लोहे से अपरिचित थे जबकि वैदिक काल में इसका ज्ञान था। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा की मोहरें किस चीज से बनी होती थी और उन पर क्या अंकित होता था। मोहरें मुख्य रूप से सेलखड़ी की बनी होती थी। इन पर पशुपति, एक सींग वाला जानवर यानी कि गेंडा और अन्य जानवरों की आकृतियां अंकित थी। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता की किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो अग्नि वेदिकाएं कालीबंगन और लोथल से मिली हैं। ये धार्मिक अनुष्ठानों के साक्ष्य को इंगित करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता की सामाजिक संरचना कैसी थी। तो समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक शामिल थे। यह माना जाता है कि समाज मातृसत्रात्मक था क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियां बहुतायत में मिली हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो लोहे से अपरिचित थे। यह कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य रोपड़, पंजाब से मिले हैं। यह बताता है कि कुत्ते को पालतू बनाया जाता था और उसका सामाजिक महत्व था। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता और समाज। प्रश्न है आपका कि वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था।
तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना में मुख्य अंतर क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, युद्ध और वर्षा के देवता थे। इसके बाद अग्नि और वरुण थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि के निर्माता और विष्णु का महत्व बढ़ा। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में सभा और समिति का क्या महत्व था? सभा एक वृद्ध और विशिष्ट लोगों की परिषद थी। समिति एक आम लोगों की सभा थी जिसमें राजा का चयन किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख पेशा बन गया था। अगला प्रश्न है आपका कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेद का अर्थ है ज्ञान और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत और मंत्रों के गायन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उपनिषद का अर्थ क्या है और ये किससे संबंधित है? उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में जन और जनपद में क्या अंतर था? जन एक कबीले को संदर्भित करता है। जनपद कई जन मिलकर बने थे और यह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता था। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक काल में स्त्री की स्थिति कैसी थी? स्त्रियों को समाज में उच्च सम्मान प्राप्त था। वे सभा और समिति में भाग ले सकती थीं। उन्हें शिक्षा का अधिकार भी था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर वैदिक काल में स्त्री की स्थिति में क्या बदलाव आया? उत्तर वैदिक काल में स्त्री की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें सभा और समिति में भाग लेने से रोका गया और उन्हें पुरुषों के अधीन माना जाने लगा। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। गाय को अघन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ है जिसका वध नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य का क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है आपका कि गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह एक पूर्वज से उत्पन्न हुए लोगों के समूह को दर्शाता था। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में विष्टि का क्या अर्थ? तो विष्टि का अर्थ था अवैतनिक श्रम या बेगार। अगला प्रश्न है आपका कि शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किस वेद में मिलता है? शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो रावी नदी का वैदिक नाम परुष्णी नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञों के लिए लोहे के उपकरण का उपयोग का उल्लेख है? तो ये सही उत्तर है आपका शतपथ ब्राह्मण में लोहे के उपकरण के उपयोग का उल्लेख है। ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है बौद्ध और जैन धर्म। प्रश्न है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण वैदिक कर्मकांडों की जटिलता और वर्ण व्यवस्था का कठोर होना था। लोहे के औजारों से कृषि के विकास ने नए आर्थिक वर्ग का जन्म दिया। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और उनके बचपन का क्या नाम था? तो उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है? तो उनके 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है, यानी अष्टांगिक मार्ग है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है आपका कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना था। अगला प्रश्न है आपका कि चौथी बौद्ध संगीति के किसके शासनकाल में हुई और इसका परिणाम क्या था? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडनबल में हुई थी। इसका परिणाम बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजित होना था। अगला प्रश्न है आपका कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और उनके बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से? तो पंच महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति का त्याग करना और ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो जैन धर्म के दो संप्रदायों में विभाजित किया गया है, एक श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं और एक दिगंबर जो नग्न रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान को, सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है और इसे प्राप्त करने वाले को केवलिन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है आपका कि शासक ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेल गोला में प्राण त्याग दिया। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में एक मुख्य समानता क्या है? दोनों ही धर्म वैदिक कर्म कांडों और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। दोनों धर्मों ने अहिंसा पर जोर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है? हीनयान बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानता है, जबकि महायान बुद्ध को देवता के रूप में पूजता है। महायान में मूर्ति का प्रचलन था, जो हीनयान में नहीं था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक आकर्षित किया? इन धर्मों ने व्यापारियों और वैश्य वर्ग को सबसे अधिक आकर्षित किया। इन्होंने वैश्य वर्ग को समाज में सम्मानजनक स्थान दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और इससे जुड़े हुए हम प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने चाणक्य कौटिल्य की मदद से नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। अगला प्रश्न है आपका चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है। यह पुस्तक राजनीति और प्रशासन पर आधारित है, न कि अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया और 4 प्रांत प्राप्त किए। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी और यह किसके शासन काल का वर्णन करती है? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान भारत में उसके अनुभव का वर्णन करती है। मेगस्थनीज एक यात्री था जो भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। युद्ध की भयंकर हिंसा को देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है आपका अशोक के धम्म का क्या अर्थ है? अशोक का धम्म नैतिकता, सदाचार और मानवीय मूल्यों का एक संग्रह था। यह किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ अभिलेख खरोष्ठी, अरमेइक और यूनानी लिपि में भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि सारनाथ स्तंभ पर बने 4 सिंह किसका प्रतीक है? तो ये 4 सिंह बुद्ध के 4 मुख्य उपदेशों का प्रतीक है। ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का हिस्सा भी है। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य काल की कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा उदाहरण है अशोक के एकात्मक स्तंभ है। इसके अलावा बराबर की गुफाएं और मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता का अर्थ है राजकीय भूमि से होने वाली आय। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता और सन्निधाता का क्या कार्य था? तो समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने वाला मुख्य अधिकारी था और सन्निधाता राजकीय कोष का संरक्षक था। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण अशोक की शांतिपूर्ण नीति, कमजोर उत्तराधिकारी और प्रांतीय विद्रोह शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस घटना का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य काल में पाणिनि नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के स्तंभों को कहां से लाया गया था? तो अशोक के स्तंभों को चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्यकालीन कला में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों
की क्या विशेषता थी? ये मूर्तियां उच्च पालिश वाली और जीवन के आकार से बड़ी होती थी। इनमें धार्मिक और लोक कला का संगम दिखता है। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अगला प्रश्न है आपका कि किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार को अमित्र घात का कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अब हमारा अगला टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, जिसको अब हम करेंगे। प्रश्न है आपका कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वैसे गुप्त वंश की शुरुआत जो की थी वो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक बना वो चंद्रगुप्त प्रथम बना। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये उपाधि उसे बेंसिट स्मिथ ने दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसकी की थी और ये किससे संबंधित है? इसकी रचना हरिशेन ने की थी। यह समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है आपका किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। यह उपाधि उसने शकों को हराने के बाद धारण की थी। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट और बरहामीर गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल में मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना किसने की? तो मृच्छकटिकम नाटक की रचना शूद्रक ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कालिदास द्वारा लिखित कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम। अगला प्रश्न है आपका गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? यह कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति का कारण था। इस काल में कला, मूर्तिकला और वास्तुकला का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्तकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? गुप्तकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अजंता की गुफाओं के चित्र भी इसी काल के हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुखिया ग्रामिक या ग्रामपति कहलाता था। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल के दौरान सबसे अधिक विकास किस धातु का हुआ? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के दिनार का सबसे अधिक विकास हुआ। किस चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का विवरण दिया है? तो फयान ने दिया है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है आपका गुप्तकालीन समाज में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहां से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है आपका गुप्त काल के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो गुप्त काल के पतन के बाद पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन और अन्य छोटे राजवंशों का उदय हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त शासकों का राजकीय धर्म क्या था? तो गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। वे गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह मानते थे। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग थे। अगला प्रश्न है आपका कि पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी, जो गुप्त काल में थे। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल के किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को विफल किया था? स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण को विफल किया था। अगला प्रश्न है आपका कि आयुर्वेद से संबंधित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की रचना किस काल में हुई? तो ये गुप्त काल में हुई थी। चरक चिकित्सा और सुश्रुत शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है उत्तरवर्ती राजवंश। तो हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो ये पुष्यभूति वंश का शासक था, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी कन्नौज थी। इससे पहले थानेश्वर थी। अगला प्रश्न है आपका कि किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। उसने अपनी यात्रा का विवरण सीयूकी नामक पुस्तक में दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि हर्षवर्धन द्वारा लिखित 3 प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। किस शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। यह युद्ध ऐहोल अभिलेख में वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। यह राजवंश मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में शासन करता था। अगला प्रश्न है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह पाल राजवंश का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। यह गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इनकी राजधानी मान्यखेट थी। अगला प्रश्न है आपका कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी या
वादामी थी। अगला प्रश्न है आपका कि पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है आपका कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल और बाकाटक शासकों के समय हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राज्यों राजवंशों के बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य कन्नौज में नियंत्रण स्थापित करना था। अगला प्रश्न है आपका कि मिहिर भोज किस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? तो ये मिहिर भोज प्रतिहार राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और एक ये सबसे विद्वान शासक भी था। अगला प्रश्न है आपका किस चीनी यात्री ने भारत को युन तू कहा था? ह्वेनसांग ने भारत को यिन तू कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि पल्लव शासकों के रथ मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो ये मंदिर एकाश्मक शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राजपूत काल की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? राजपूत काल में सामंतवाद का उदय हुआ और क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है आपका किस चीनी यात्री ने सुमात्र और जावा की यात्रा के बाद भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी के अंत में भारत का दौरा किया था। ये लगभग 46 से 95 तक भारत में रहा था। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये भारत में आया था। राजपूत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राजपूत शब्द का शाब्दिक अर्थ है राजपुत्र का, राजा का पुत्र। कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? कविराज मार्ग की रचना राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने की। अगला प्रश्न है आपका कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्षेत्रीय वर्चस्व था। कांचीपुरम तथा बादामी जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर ये नियंत्रण करना चाहते थे। अगला प्रश्न है आपका कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित था? तो ये चालुक्य राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका कि किस पल्लव शासक ने चालुक्य राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया था और बातापी कोंडा की उपाधि धारण की। तो ये रहे आपके 125 प्रश्न जो आपके प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, एक एक चीज आपने देखी और समझी होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।